समझती हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और वो ऐतिहासिक इसलिए था कि मोदी सरकार के विभाजनकारी परिसीमन के मंसूबे को विपक्ष की एकता ने धराशायी कर दिया। ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि सरकार को समझ में आ गया कि लोकतंत्र को बुलडोज नहीं किया जा सकता, कि सरकारी बुलडोजर लोकतंत्र के मंदिर पर नहीं चल सकता। और मैं ये कहते हुए स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा। वो मधु लिमये कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म ही र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो। और वो आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि बार बार झूठ बोलेंगे तो शायद सच सच समझ लो। लोकसभा में दोहरा रही हूं इस बात को, महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर अपना समर्थन देते हुए इस बिल को पास करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। तो फिर गिरा क्या? महिला आरक्षण की आड़ में, महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर हिस्सा चोरी करने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, वो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा है। अब ये परिसीमन का किस्सा क्या है, थोड़ा सा वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा। 2011 की जनगणना कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक है, कितनी आउटडेटेड है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूं आपको। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से हो रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, यानी कि आज 2 करोड़ लोगों के नाम काटे गए एसआईआर में, ये कहते हुए कि वो वहां रहते नहीं हैं, वो पलायन कर चुके हैं, नाम गलत था, पहचान गलत थी, शायद घर वहां नहीं था। पर 2011 की जनगणना में तो वो 2 करोड़ लोग हैं जिसके हिसाब से आप परिसीमन करना चाहते हैं। और केवल वो 2 करोड़ नहीं, और भी ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो आज शायद वहां रहते ही ना हो। तो ये कैसी उलटबासी है, ये कैसा विरोधाभास है? आप क्या करना चाह रहे हैं देश के साथ, देश के संविधान के साथ? महिला आरक्षण तो बहस का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हां, अगर आप चुनावी भाषण में जाकर कहेंगे, बतौलेबाजी में, बयानबाजी में जाकर कहेंगे कि 50% सीटों की वृद्धि हो रही है, पर जो विधेयक लेकर आएंगे उसमें एक शब्द भी नहीं लिखा होगा 50% वृद्धि के बारे में, तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। अगर आप ऐसा परिसीमन लेकर आएंगे जिसमें दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी घटेगी, उनकी हिस्सा चोरी होगी, जिसमें हमारी ओबीसी के बहनों की हिस्सा चोरी होगी, तो विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा करेगा, सवाल पूछेगा। मोदी जी अपने संसद के भाषण में कहते हैं ये टेक्निकल बयानबाजी है। टेक्निकल बयानबाजी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री धारक ही ऐसी बात बोल सकता है। देश में आज जितनी सीट है उसमें दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में 24.3% है। अब मोदी जी का जुमला नॉमिक्स जो है और अंकगणित जो है उसके हिसाब से सीटें तो बढ़ जाएंगी, पर दक्षिण के राज्यों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व 24.3 से गिरकर 20.7 हो जाएगा। क्या यह न्याय संगत है? उत्तर पूर्व के राज्यों की जो प्रतिशत है वो भी 1% हिस्सेदारी कम हो जाएगी। क्या यह न्याय संगत है? 2011 का आंकड़ा जिसमें ओबीसी वर्ग की गणना ही नहीं है, कोई डेटा नहीं है ओबीसी से रिलेटेड, उसके आधार पर आप लागू करेंगे तो हमारे पिछड़े वर्ग की बहनों का क्या होगा, उन्हें आरक्षण कैसे मिलेगा? क्या यह न्याय संगत है? तो ये सारे सवाल परिसीमन से जुड़े हुए थे, जिसके चलते विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और उस विधेयक को धराशायी किया। अब मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष की नीयत खराब है, कांग्रेस पार्टी की तो नीयत भी खराब है।
हम महिला आरक्षण देना ही नहीं चाहते। अब मोदी जी की भी ना मुझे लगता है अब कहना नहीं चाहिए, पर जब व्यक्ति उम्र दराज होता है थोड़ी सी याददाश्त जो है उसमें दिक्कत आ जाती है। 1993 में 73वां और 74वां संविधान का संशोधन होता है। और एक मजेदार बात भी आपको बताऊंगी इससे जुड़ी हुई, ये तो पूरा देश जानता है, देश की सारी महिलाएं जानती हैं, जिससे कि लोकल बॉडीज में पंचायत में 33% आरक्षण मिला महिलाओं को। और आज 15 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं पंचायत और लोकल बॉडी में उसी आरक्षण की वजह से, 30 लाख चुने हुए लोग हैं जिसमें से 15 लाख महिलाएं हैं। तो जो भाजपाई और संघी विरोध करते थे ये कहते हुए कि महिलाएं तो रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगी, 33% आरक्षण मिलने के बाद अपनी काबिलियत से, नेतृत्व की क्षमता से आज 50% महिलाएं इलेक्ट होकर आ रही हैं। और 1989 में जब राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे संसद में, तो जानते हैं 4 लोग कौन थे जिन्होंने विरोध किया, विरोध में वोट डाला था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि संघी भाजपाई महिला विरोधी थे, महिला विरोधी हैं और महिला विरोधी रहेंगे। 2010 की बात आती है, हमारे पास राज्यसभा में संख्या बल था, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, हम विधेयक लेके आए, राज्यसभा में पास करवाया। हम तब भी चाहते थे महिला आरक्षण मिले, पर लोकसभा में हमारे पास संख्या बल नहीं था। पर मैं जानना चाहती हूं कि 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि वो 10 साल तक महिला आरक्षण को कानून नहीं बना पाए और देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाने का। तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछती हूं कि अगर आपकी नीयत साफ होती मोदी जी, तो 2018 में राहुल गांधी जी ने जब चिट्ठी लिखी थी आपको और कहा था कि पूरा समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी, 2019 से महिला आरक्षण लागू कीजिए, आपने क्यों नहीं किया? अगर आपकी नीयत साफ थी मोदी जी, तो मैं सवाल पूछती हूं आपसे कि 2023 में जब देश के पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर नारी वंदन शक्ति अधिनियम को पारित किया, तो आपने उस कानून को परिसीमन और जनगणना की बैसाखी पर क्यों खड़ा कर दिया? क्यों ऐसे लटका दिया 2034 तक? अगर आपकी नीयत साफ है मोदी जी, तो आज जब विपक्ष मांग कर रहा है कि 543 सीट में आरक्षण दीजिए, 181 महिलाओं को आरक्षित सीट से चुनाव लड़वाइए, तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? और अगर आपकी नीयत साफ है तो महिला आरक्षण को बहाना बनाकर, ढाल बनाकर महिला आरक्षण की आड़ में आप देश का विभाजन करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्यों आप चुपके से चोरी के दरवाजे से परिसीमन का कानून लाकर देश की अखंडता पर वार करना चाहते हैं? अगर इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की समता, महिलाओं की समानता, महिलाओं के सम्मान को लेकर किसी की नीति में और नियत में खोट है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मैं ताल ठोककर ये बात कहती हूं कि मोदी सरकार अगर अपनी चला पाएगी तो कभी महिला आरक्षण को इस देश में क्रियान्वित नहीं होने देगी। एक और बात मुझे बहुत चुभी मन में, जिसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ कहना जरूर चाहती हूं। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी। मोदी जी ने कहा कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती, कि महिलाएं कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मोदी जी की ना जुबान की कोई कीमत ही नहीं, जो आता है बोल देते सिर्फ इसलिए कि चुनावी फायदा हो जाए। किसका अपमान हुआ, कैसे अपमान हुआ, इस पे जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है, पारित हो जाता है, पर उसकी अधिसूचना कब जारी होती है? 16 अप्रैल को रात को 9:55। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती वो एक्टिव ही नहीं होता है कानून। यानी कि सुबह से आप बहस करवा रहे थे संसद में एक ऐसे कानून पर जिसकी अधिसूचना ही आपने 3 साल तक जारी नहीं की। आप 3 साल तक चादर ओढ़कर सोते रहे, और जब तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव आया तो आप नींद से जाग गए और चादर उतार के फेंकी आपने
और कहा कि चलो कुछ फायदा हो जाए, महिलाओं की बात कर लो, महिला दोनों जगह चुनाव हार रहे हैं, महिलाओं की बात कर लो, विशेष सत्र बुला लो और थोड़ी सी लोकप्रियता अपने लिए अर्जित कर लो। शर्म आनी चाहिए। ये गंभीरता है महिला आरक्षण के लिए कि 3 साल तक सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बारे में भी नहीं सोचा, अब महिलाओं के अपमान पर भी मैं आ जाऊं। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है ठीक कहा मोदी जी ने कि महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलती। इसलिए महिलाएं ये कभी नहीं भूल सकती कि जब मणिपुर में भारत की 2 बेटियों का शरीर नोचा जा रहा था, जब हाथरस में एक बच्ची के बलात्कार और मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा आधी रात को पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाया जा रहा था, जब लखीमपुर खीरी में एक निर्वाचित महिला नेता को निर्वस्त्र करना और चीरहरण करने का काम चल रहा था, जब इस देश की पहलवान बेटियों को मोदी जी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाल खींचकर पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा था, तब मोदी जी चुप थे। तब इस देश का प्रधानमंत्री तमाशा देख रहा था। जब उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक सामूहिक बलात्कार करने के बाद, पीड़िता के परिवार की हत्या करने के बाद उसे प्रताड़ित कर रहा था, तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने में लगी थी। जब बिल्किस बानो के साथ अन्याय करने वाले जेल से निकल रहे थे, तो उनको माला पहनाने का, लड्डू खिलाने का, स्वागत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे और मोदी जी के मुंह पर ताला लगा था। मोदी जी तमाशबीन बन के बैठे थे। ये महिलाएं कभी नहीं भूलेगी महिलाएं कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़क पर उतर आया, लेकिन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की देश की सरकार को साफ सूझ गया। पर फिर मुझे लगता है कि मैं किससे अपेक्षा करूं? ये वही प्रधानमंत्री है ना, वही नरेंद्र मोदी है जो कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष को, यूपीए की चेयरपर्सन को, इस देश के शहीद प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो एक सांसद की अर्धांगिनी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो एक महिला सांसद की तुलना संसद में खड़े होकर सूर्पनखा से करते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो एक महिला मुख्यमंत्री का मजाक दीदी और दीदी करके उड़ाता है। और ये वही प्रधानमंत्री है जिनकी कैबिनेट में एप्स्टीन का परम मित्र हरदीप पुरी आज भी है, उसे निकाला नहीं गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा होगी? ऐसे प्रधानमंत्री से महिला सम्मान की क्या बात करें? ऐसे प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा रखना कि वो महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं के फायदे के लिए कोई काम कर सकते हैं, मैं समझती हूं कि एक गलतफहमी मात्र। कुछ आंकड़े और आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि मोदी जी के खाने और दिखाने के दांतों में कितना फर्क है। 240 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की 31 महिलाएं, यानी कि 12.9%। संसद की औसत 13.6% है, यानी कि उससे औसत से भी कम। 1654 विधायकों में से 164 महिलाएं हैं, यानी 10% से भी कम। 72 केंद्र सरकार के मंत्रियों में से केवल 7 महिलाएं हैं। सोच लीजिए, 72 में से 7 महिलाएं। 54 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज हैं। और फिर मोदी जी आकर कहते हैं कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी, महिलाओं का अपमान जो करता है उसे माफ नहीं करते। इसीलिए मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये बोलना मोदी जी से बहुत जरूरी है कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते लोग। दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, पहले देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए, देखिए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या कहा है और महिलाओं को कितना अपमानित किया।
बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, अंतिम बात में एक जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि राष्ट्र के नाम संदेश एक बहुत बड़ी चीज है, तो छोटी मोटी बात नहीं, बहुत गंभीर बात इसमें की जाती है। और ये कहा जाता है कि मुखिया मुख सो चाहे, खान पान सोए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित बिरे। यानी मुखिया जो है वो मुंह के समान होना चाहिए। जब हम मुंह से कुछ भी खाते हैं तो मुंह भेदभाव नहीं करता, सारे अंगों का एक समान पालन पोषण होता है, जो हम खाते हैं वो ग्रहण करते हैं उससे। तो मोदी जी ने जब परसों राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो अपेक्षा क्या थी, देश की जनता की अपेक्षा क्या थी? एक अभिभावक की तरह बोलते, एक मुखिया की तरह बोलते, ये बताते हैं देश की जनता को कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए मोदी सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, विजन क्या है, कैसे धरातल पे से उतारा जाएगा, ये बताना चाहिए था कि किस तरह से विपक्ष के साथ संवाद और समन्वय स्थापित किया जाएगा। कहना चाहिए था कि मुझसे गलती हुई, विशेष सत्र बुला के चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। ये कहना चाहिए था कि मैं देश के सारे मुख्यमंत्रियों की राय लूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों से बात करूंगा, क्योंकि मैं मन से चाहता हूं, मन वचन और कर्म से चाहता हूं कि महिला आरक्षण हो। लेकिन मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ रुदन और विलाप किया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि आप जिसे राष्ट्र के नाम संदेश कहते हैं, अपने 29 मिनट के भाषण में 58 बार आप हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस करते हुए नजर आए। मतलब एक 12 साल के प्रधानमंत्री की लाचारी देखिए, कमजोरी देखिए, मजबूरी देखिए कि केवल कांग्रेस पार्टी का नाम लेने के अलावा वो पूरे 30 मिनट के भाषण में और कुछ कर ही नहीं पाए। कितना चिंताजनक है, निराशाजनक तो है ही। और मैं तो कांग्रेस परिवार का हिस्सा होने के कारण कह सकती हूं कि ये कांग्रेस से और राहुल गांधी से जो ये डर है ना मोदी जी के मन में, जो वो भयाक्रांत है, जो खौफजदा है, वो भय मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक देश की नागरिक होने के नजरिए से अगर देखूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने कमजोर, इतने कायर, इतने लाचार, और हर चीज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप मढ़ना और गढ़ना चाहते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि मोदी जी एक मौका आपके पास और है, एक मौका मोदी जी आपके पास और है। मैं जानती हूं कि आपकी छवि इतनी महिला विरोधी हो गई है कि आपने ये सारा मायाजाल, वो कालनेमी का मायाजाल था ये कि मोदी जी का महिला आरक्षण का मायाजाल था, तो असल में महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण का मायाजाल था कि इस तरीके से सीटों का विभाजन किया जाए कि फिर हम ही सत्ता में बने रहें। एक बात, अंतिम उदाहरण और आपको दे देती हूं कि जिस तरह से असम और जम्मू कश्मीर में ऐसा परिसीमन हुआ कि किसी लोकसभा में 6 सीट है, किसी लोकसभा में 15 सीट है, किसी लोकसभा में 8 लाख वोटर है, किसी लोकसभा में 12 लाख वोटर है। यानी कि कोई तारतम्य है ही नहीं। हमारे विधायकों की सीटों को आड़ा तिरछा आगे पीछे कैसे भी काट दिया, कुतर दिया कि बस किसी तरीके से जीत ले। तो महिलाओं की आड़ में ये छल कपट करना बंद कीजिए। अंतिम बात यही कहती हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रभु श्री राम के लिए रामचरितमानस में लिखा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वही भाव प्रियंका गांधी जी ने संसद में देश की महिलाओं की ओर से व्यक्त किया कि भैया हमारे साथ छल कपट कर रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, अगल बगल की बात कर रहे हो, बार बार महिला आरक्षण का झुंझुना बजा रहे हो, जैसे उज्ज्वला का झुंझुना बजाया था, आज 3000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, भरवा सकता है कोई गैस? तो ऐसे महिला आरक्षण का झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए मोदी जी। महिलाओं को ऐसे ही शक्ति का रूप नहीं कहा जाता। महिलाएं सब समझती हैं, सब भांप लेती हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक छठी इंद्री होती है जो बता देती है कि कौन आपके हक की बात कर रहा है और कौन गलत तरीके से आपकी तरफ देख रहा है। तो एक मौका और है मोदी जी आपके पास। कांग्रेस आज मांग भी करती है और आपके सामने ये सौदा भी रखती है कि पूरा समर्थन हमारा ले लीजिए,
सारे सांसदों का आपके साथ हमारे समर्थन है। आज आप 543 सीट पर आरक्षण दीजिए, 181 महिलाओं को संसद में पहुंचाइए, मॉनसून सत्र में कानून लेकर आइए। आपको अगर उसमें थोड़ा संशोधन करना है, आपका नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो है, ताकि हम उसे 2029 में ही पारित कर सके, हम उस संशोधन के भी साथ हैं। आप दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें अधिकार दीजिए, आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हैं। पर यदि आपको लगता है कि आप जनता की आंखों में महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की धूल झोंक देंगे और विपक्ष वो होने देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी को दूर करिए, और अगर अपनी महिला विरोधी छवि को आपको सुधारना है तो हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और 543 में से 181 महिलाओं को संसद में इसी मॉनसून सत्र में कानून बनाकर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।